आज हम कक्षा 8वीं का लास्ट चैप्टर मतलब 18वां चैप्टर वायु तथा जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। वायु तथा जल प्रदूषण, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी हवा है या फिर जो वायु है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसके अंदर करीब 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी बची हुई जो 1% है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, जलवाष्प आदि होते हैं। जब हमारी इस वायु में कुछ अनचाहे पदार्थ मिल जाते हैं जैसे धुआं, हानिकारक कण आदि, तब हम कहते हैं कि वायु प्रदूषित हो गई है, अर्थात वायु प्रदूषण हो गया है। बड़ी सिंपल सी परिभाषा है। वायु में अगर अनचाहे कुछ पदार्थ मिल जाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है कि फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, जो स्वचालित वाहन होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, उनसे धुआं निकल रहा है। इस धुएं से जो हमारे आसपास की वायु है वो प्रदूषित हो जाती है और हमें सांस लेने जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, ये जो आपको चित्र में दिख रहा है, ये सारे के सारे कारणों से ही वायु प्रदूषण होती है। जो पदार्थ वायु को संदूषित या फिर प्रदूषित करते हैं उन्हें हम वायु प्रदूषक कहते हैं। जो प्रदूषण फैलाते हैं या जो प्रदूषण करते हैं उनको हम प्रदूषक कहते हैं, वायु प्रदूषक। इन प्रदूषकों को हम दो तरह के स्रोत में बांट सकते हैं। पहला होता है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत अर्थात जो मानव के वश में नहीं होते, प्रकृति द्वारा अपने आप ही होता है, जैसे कि ज्वालामुखी का फटना या फिर वनों की आग। ये दोनों प्राकृतिक स्रोत हैं वायु प्रदूषण के। जैसा कि आपको पहले वाले डायग्राम में दिख रहा है, पहले दोनों में, कि ये ज्वालामुखी है, इसका फटना मानव के हाथ में नहीं है, ये एक प्राकृतिक स्रोत है, इससे वायु प्रदूषण होता है, इससे बहुत सारी जहरीले गैसें और धुआं निकलता है। वहीं दूसरी ओर जंगलों में कई बार आग लग जाती है, वो भी एक प्राकृतिक स्रोत है वायु प्रदूषण का। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा प्रकार का जो स्रोत होते हैं उनको हम कहते हैं मानवीय क्रियाकलाप। मानवीय क्रियाकलाप जैसे कि वाहन, जो गाड़ियां हम चलाते हैं उनसे धुआं निकलता है, फैक्ट्री जो हम लगाते हैं उनसे धुआं निकलता है, या फिर जब हम ईंधन जलाते हैं तब धुआं निकलता है। देखो, पहले इसमें आपको फैक्ट्रियाँ नज़र आ रही हैं, इसमें आपको फैक्ट्रियाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ पर ईंधन या लकड़ी को जलाया जा रहा है और इस स्टेप में जंगलों को या फिर पेड़ को काटते हुए दिखाया गया है। ये भी एक कारण है वायु प्रदूषण का। ठीक है। इसके बाद कुछ विशेष वायु प्रदूषक होते हैं, कुछ ऐसे रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। जैसे कि ये गाड़ी आपको दिख रही है, इस गाड़ी का धुआं भी आपको नज़र आ रहा होगा। ऐसे गाड़ियों से या फिर अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनसे बहुत प्रकार के केमिकल्स जो हैं या रसायन जो हैं वो हमारी वायु में मिल जाते हैं। सबसे पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। यह तब हमें मिलता है जब कार्बन का या फिर किसी ईंधन का अपूर्ण दहन होता है, मतलब अच्छे से नहीं जल पाता है। अच्छे से कब नहीं जल पाएगा? जब वहाँ पर या किसी जगह पर ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो ईंधन अच्छे से नहीं जल पाता है, तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जिसका फॉर्मूला है CO। यह एक जहरीली गैस होती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। यह तभी बनती है जब ईंधन का अपूर्ण दहन हो, ऑक्सीजन की कमी के कारण दहन हो तब। वहीं हमारे पास दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। जब ईंधन पूरी तरह से जलता है तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, मतलब पर्याप्त मात्रा में अगर ऑक्सीजन मिले तब अगर ईंधन जले तब वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। यह भी एक वायु प्रदूषक है। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमें मुख्यतः जो पेट्रोलियम की परिष्करणशालाएं होती हैं, मतलब जहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थों को रिफाइन किया जाता है, रिफाइनरी जो होती हैं पेट्रोलियम की, या फिर और जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनसे हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है। ये दोनों भी खतरनाक गैसें हैं
जो वायु प्रदूषण फैलाती हैं। और आखिरी में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको CFC कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं AC और फ्रिज, AC और फ्रिज में जो ठंडा करने वाली जो गैस होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। यह गैस एक खतरनाक गैस है। खतरनाक इसलिए है कि जो हमारा पृथ्वी है उसका जो वायुमंडल है उसके चारों, जैसे मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, इसके चारों तरफ एक वायुमंडल है। उस वायुमंडल में एक ओजोन परत होती है, ओजोन परत होती है। यह ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो खतरनाक पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं पृथ्वी की ओर, लेकिन ओजोन लेयर से पास होके वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती। तो ओजोन लेयर हमें इससे बचाने का काम करती है। लेकिन ये जो CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह हमारी इस ओजोन लेयर के लिए खतरनाक है और इसकी वजह से ओजोन लेयर में छेद हो गया है, जिसकी वजह से अब जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं, जिससे स्किन कैंसर वगैरह आदि आदि बीमारियां हो सकती हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन AC और फ्रिज वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। इसका नुकसान है कि यह ओजोन लेयर के लिए खतरनाक है। लेकिन आजकल जो नए फ्रिज आते हैं उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह दूसरी ठीक गैसों का इस्तेमाल होने लग गया है। ठीक है, तो ये कुछ विशेष प्रदूषक थे, केमिकल्स थे। अब इसके बाद आता है ताजमहल का अध्ययन। हमारे चैप्टर में दिया हुआ है ताजमहल का अध्ययन। देखिए, ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। आपने बचपन से फिल्मों में भी सुना होगा और वैसे भी सुना है। परंतु ताजमहल का जो रंग है वो धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है? मथुरा जो आगरा के बिल्कुल पास है, वहाँ पर पेट्रोलियम परिष्करणशालाएं हैं, मतलब रिफाइनरी है वहाँ पर, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैसें हैं वो निकलती हैं। और भी वहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनसे ये दोनों गैसें निकलती हैं। अब ये गैसें निकल के हमारे वायुमंडल में मिल जाती है और जब बारिश आती है तो बारिश के पानी के साथ मिलकर ये उसे अम्ल बना देती है। मतलब जो पानी जो बरसता है वो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलके तो सल्फ्यूरस एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल बोल लो। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलके नाइट्रस अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल बन जाता है, जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है। और उस अम्लीय वर्षा की वजह से जो ताजमहल में जो संगमरमर का पत्थर इस्तेमाल किया गया है वो संक्षारित होता है। मतलब उसके लिए वो दिक्कत की बात है, जिसकी वजह से इसका जो ताजमहल का जो रंग है वो धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। कोर्ट में इसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट तक भी ये बात कही थी। वहाँ पर ये कहा गया कि भाई आसपास की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको स्वच्छ ईंधन जैसे CNG या LPG पे चलाना चाहिए। ठीक है, ये ताजमहल का अध्ययन था। अगर आपसे कोई पूछ ले कि अम्लीय वर्षा किसकी वजह से आती है, तो ये 2 गैसें यहाँ पे बताई हुई है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये पानी के साथ मिलके एसिड या फिर अम्ल बना देती है, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। और इसी अम्लीय वर्षा से जो ताजमहल है उसका रंग धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है। इसके बाद आता है पौधा घर प्रभाव या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस इफेक्ट को समझने से पहले हम एक डायग्राम देखते हैं, उसी से अच्छे समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है जिसको मैं नीले रंग में बना रहा हूँ। इस पृथ्वी के चारों ओर, जैसा कि आप लोग जानते हैं और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इसके चारों ओर इसका वायुमंडल है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और हमारे पास सूरज की रोशनी आती है और सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुँच के वापस रिफ्लेक्ट होती है, मतलब टकरा के वापस जाती है। परंतु ये जो हमारा वायुमंडल है इसके अंदर CO2 और कुछ गैसें होती हैं, जिसकी वजह से ये जो सूर्य की रोशनी और जो हीट जो वापस जाने की कोशिश करती है वो वापस नहीं जा पाती और वो यहीं पर रह जाती है, हमारी पृथ्वी के सरफेस के आसपास ही या फिर वायुमंडल में ही रह जाती है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो मेंटेन रहता है, या फिर हम कहें कि हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म रहती है। इसे हम पौधा घर प्रभाव कहते हैं या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसके लिए जो जिम्मेदार गैसें हैं वो CO2, मीथेन,
जलवाष्प और भी कुछ गैसें हैं, ये सभी गैसें इसके लिए जिम्मेवार हैं। इसको हम पौधा घर प्रभाव कहते हैं और ये हमारी पृथ्वी का तापमान मेंटेन रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। परंतु अभी क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज और बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये प्रभाव भी बहुत अधिक बढ़ गया है और इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि पूरे विश्व का ही तापमान इस तरह से बढ़ रहा है, इस समस्या को हम विश्व उष्णन या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यह इन्हीं पौधाघर प्रभाव के कारण या फिर मैं कहूँ कि जो ये गैसें हैं इन्हीं के कारण होता है। और इन गैसों का कारण है कि बहुत सारे व्हीकल्स और बहुत सारे जो प्रदूषण है हमारे पर्यावरण में वो हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये जो गैसें मैंने यहाँ पे लिखी है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और CO2, ये सभी के सभी पौधा घर गैस कहलाती हैं। ग्रीन हाउस गैसेज कहा जाता है इनको। अगर पेपर में आपसे पूछ ले कि भाई कुछ ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में बताइए, तो देख लीजिए मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प भी है और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ये सभी के सभी पौधा घर गैसें कहलाती हैं। मुझे उम्मीद है आपको पौधा घर प्रभाव समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं वायु प्रदूषण के उपाय। अब वायु प्रदूषण के बारे में हमने समझ लिया, उसके कारण समझ लिए, अलग अलग प्रदूषकों के बारे में देख लिया। अब उसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, जो हम ईंधन इस्तेमाल करते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि, इनकी जगह पर अगर हम स्वच्छ ईंधन इस्तेमाल करें जैसे CNG और LPG, तो धुआं जो है वो कम होगा और बहुत सारे जो प्रदूषक हैं वो हमारी हवा में कम जाएंगे। तो हमें CNG और LPG जैसे स्वच्छ ईंधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें वन महोत्सव मनाना चाहिए। वन महोत्सव का अर्थ होता है अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अगर ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो आप जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो पर्यावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको सोख लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो इनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी, जो हम व्हीकल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड फैला रहे हैं उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी और हमारा पर्यावरण थोड़ा सा साफ हो जाएगा या फिर वायु प्रदूषण के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल लग जाएगा। जीवाश्म ईंधनों की जगह पर वैकल्पिक ईंधन या स्रोत का इस्तेमाल करना चाहिए। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि, इनको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। इनके स्थान पर अगर हम वैकल्पिक ईंधन या फिर स्रोत लगाएं, जैसे कि मान लीजिए मुझे पानी गर्म करना है तो मैं लकड़ी की सहायता से पानी गर्म ना करके अगर मैं सोलर हीटर सिस्टम लगा दूं तो उससे हमारी लकड़ी की बचत हो जाएगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। वहीं पर सोलर जो होते हैं, सोलर बिजली बनाने वाले, हम सोलर लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सबको वैकल्पिक ईंधन या फिर स्रोत कहा जाता है। जैसे बिजली बनाने के लिए हम कोयले का इस्तेमाल ना करके जो पवन चक्की है फिर जो सोलर सेल है उनका इस्तेमाल करें। ये सब के सब वैकल्पिक स्रोत हैं, इनकी वजह से प्रदूषण कम होता है। यहाँ चित्र में देख लीजिए, दिल्ली में जो DTC की बसें चलती हैं वो सारी की सारी बसें CNG पे चलती हैं, अर्थात एक स्वच्छ ईंधन पे चलती हैं सभी। हम वाटर हीटिंग के लिए ये सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हम वैकल्पिक ईंधन और स्रोत का इस्तेमाल करें, अगर जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कम कर दें तो धीरे धीरे हमारा जो वायु प्रदूषण है वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जल प्रदूषण। आपको इस डायग्राम में या फिर इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि देखिए ये एक पानी का नदी जैसा या फिर तालाब जैसी कोई चीज़ है, इसके अंदर कितनी सारी व्यर्थ की चीज़ें डाली हुई हैं। इसकी वजह से जो पानी है वो हमारा प्रदूषित होता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन है, जल में या पानी में अवांछित पदार्थ जैसे कि वाहित मल, विषैले रसायन आदि हानिकारक पदार्थों का मिलाना जल प्रदूषण कहलाता है। पानी में विषैले रसायन या फिर कोई भी हानिकारक चीज़ मिला दो तो पानी प्रदूषित हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। कुछ जल प्रदूषकों के नाम हैं, कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। कुछ जल प्रदूषकों के नाम है आर्सेनिक, लेड और फ्लोराइड। ये जल प्रदूषक हैं जिनकी वजह से जल प्रदूषित होता है। अब इसके बाद गंगा एक विशेष अध्ययन हमारी किताब में दिया हुआ है गंगा के बारे में। देखिए, गंगा हमारे देश की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और गंगा भारत की विशाल नदी है जिस पर बहुत सारी जनसंख्या निर्भर है। यह उत्तराखंड से निकल के यूपी, बिहार और बंगाल में जाती है और वहाँ के आसपास की बहुत सारी जो जनसंख्या है वो इसी पर निर्भर करती है।
परंतु इसमें प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि इसके आसपास बहुत ज़्यादा जनसंख्या बसी हुई है, तो उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारा प्रदूषण इसके अंदर हो गया है। लोग इसके अंदर कुछ भी डाल देते हैं, पूजा पाठ की सामग्री डाल देते हैं, फैक्ट्रियों से केमिकल्स वाला पानी आ जाता है, कुछ मृत शरीरों को भी इसमें प्रवाहित कर दिया जाता है। तो यह बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। और जो विश्वव्यापी कोष है, जिसको हम WWF वर्ल्ड वाइड फेडरेशन कहते हैं, द्वारा यह बताया गया कि इसका अस्तित्व खतरे में है। मतलब विश्व में इन्होंने बताया कि 10 नदियों का अस्तित्व खतरे में है, जिसमें एक गंगा भी है। तो ये सोचने की बात है, क्योंकि गंगा में कूड़ा करकट, अनुपचारित वाहित मल, मृत जीव, हानिकारक रसायन आदि डाले जाते हैं, जिसकी वजह से यह बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। इसको ठीक करने के लिए सरकार ने 1985 में गंगा को बचाने के लिए गंगा कार्य परियोजना शुरू की थी, ताकि गंगा को प्रदूषण से मुक्त किया जा सके, उसको साफ किया जा सके। और जो हमारी वर्तमान केंद्र सरकार है, इन्होंने भी 2014 में नमामि गंगे नाम की एक परियोजना लाई थी, जो इसी के लिए थी कि गंगा से जो प्रदूषण है या प्रदूषक हैं उनको कम किया जाए। जल प्रदूषण और शैवाल। देखिए, जल प्रदूषण और शैवाल जो होते हैं, शैवाल जिनको काई या फिर नील हरित शैवाल भी कहा जाता है, इनका एक बड़ा क्लोज रिलेशन है। कई बार पेपर में पूछा गया है। आपने देखा होगा कि कुछ तालाबों का रंग जो है वो हरा हो जाता है, या फिर हरे रंग के तालाब आपने देखे होंगे। असल में प्रदूषित तालाबों में अधिक मात्रा में शैवाल उग जाते हैं। जो तालाब प्रदूषित होते हैं उनके अंदर रासायनिक प्रदूषण होता है, फिर कोई और प्रकार का प्रदूषण होता है, तो वहाँ पर बहुत मात्रा में शैवाल उग जाते हैं, जिसकी वजह से वो पानी हरा नज़र आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो केमिकल्स या फिर जो प्रदूषण होता है उसके अंदर नाइट्रेट और फॉस्फेट होते हैं, और इनकी अधिक मात्रा की वजह से ये जो शैवाल होते हैं ये उन पर अपना पोषण या फिर ये और ज़्यादा फलना फूलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए ये न्यूट्रिशन का काम करते हैं, नाइट्रेट और फॉस्फेट, जिसकी वजह से बहुत सारे शैवाल उग आते हैं। अब शैवाल के उगने से क्या दिक्कत है वो यहाँ पे बताई हुई है। अधिक मात्रा में अगर शैवाल उग आएंगे तो उस तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि शैवाल ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, जिसकी वजह से जो अन्य जलीय जीव या जो पौधे होते हैं जल के अंदर, उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और धीरे धीरे वहाँ पर जो जीव जंतु हैं वो मरना या फिर उस जगह को छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे जो तालाब होते हैं जिनमें बहुत मात्रा में शैवाल उगाते हैं, वहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण जो बाकी जीव जंतु हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुँचता है। शैवालों के उगने का कारण क्या है? ये दो केमिकल यहाँ पे बताए हुए हैं, नाइट्रेट और फॉस्फेट। ठीक है, इसके बाद जल प्रदूषण के क्या क्या नुकसान हैं। देखिए, जलीय जीवों का अस्तित्व खतरे में आ जाता है, या फिर जलीय जीव जो है मरना शुरू कर देते हैं अगर प्रदूषण हो जाता है तो। मानव के लिए पेयजल की समस्या हो जाती है। पेयजल उसको कहते हैं जो पीने योग्य पानी होता है, उसकी भी समस्या हो जाती है। अगर सारा जल प्रदूषित हो जाएगा तो पीने योग्य पानी कहाँ से आएगा। इसके अलावा बहुत सारे रोग जैसे हैजा, मियादी बुखार, टाइफाइड, पीलिया आदि भी प्रदूषित जल के सेवन से ही होते हैं, क्योंकि प्रदूषित जल में बहुत सारे सूक्ष्मजीव होते हैं जिनकी वजह से हमें ये बीमारियां होती हैं, जैसे कि हैजा, मियादी बुखार, पीलिया आदि। तो ये रोग भी हमें हो जाते हैं प्रदूषण की वजह से। कुछ जो कीटनाशक किसान इस्तेमाल करते हैं वो भौम जल या फिर भूमिगत जल के अंदर भी चले जाते हैं और उसको भी प्रदूषित कर देते हैं। भूमिगत जल जो पृथ्वी के, धरती के अंदर से जो पानी निकालते हैं उसको हम भौम जल कहते हैं। तो कीटनाशक और बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो धीरे धीरे रिस कर नीचे चले जाते हैं, और जो नीचे पानी जा रहा है हमारा जो भौम जल है या भूमिगत जल है उसको भी प्रदूषित कर देते हैं। इसके बाद आता है पेयजल। देखिए, पीने के लिए जो उपयुक्त जल होता है उसे हम पेयजल कहते हैं। कभी कभी साफ दिखने वाला जल भी पेय योग्य नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि पानी दिखेगा कि हाँ ये पानी साफ है, लेकिन फिर भी वो पीने लायक नहीं होता, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो हैं वो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते और उनमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। पानी को अगर पेय जल के रूप में इस्तेमाल करना है तो हम उसको फिल्टर करके और उबाल के उसको प्रयोग करें तो वो पीने लायक हो जाता है, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव है वो मर जाएंगे और फिल्टर से जो उसमें गंदगी है वो साफ़ हो जाएगी। उसके अलावा कुछ रासायनिक तरीके भी हैं हमारे पास। क्लोरीन की गोलियां
या फिर विरंजक चूर्ण पानी में डालकर उसे कीटाणु मुक्त किया जा सकता है, मतलब कीटाणुओं को मारा जा सकता है। ये जो विधि है इसको हम क्लोरीनीकरण विधि कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम क्लोरीन की गोलियां डालते हैं। परंतु एक बात ध्यान रहे, जब भी क्लोरीन की गोलियों से पानी को साफ किया जाए या फिर कीटाणुओं को मारा जाए तो एक निश्चित मात्रा में ही क्लोरीन की गोलियां डालनी चाहिए, उसकी अधिक मात्रा उसमें नहीं डालनी चाहिए। पानी की बचत कैसे करनी चाहिए, क्योंकि देखिए पानी की बचत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो हमारी पृथ्वी पर लगभग 71% पानी है, लेकिन उसमें बहुत थोड़ा लगभग 0.01% जो है वो फ्रेश वाटर है, मतलब वो आप मान के चलिए कि वो मीठा पानी है। बाकी जो पानी है वो समुद्र में खारा पानी के रूप में है। तो हमें पानी की बचत ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो पीने योग्य पानी है वो काफ़ी कम होता है। देखिए हम व्यक्तिगत स्तर पर जल की बचत कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे ब्रश करनी है तो मैं नल चला के ब्रश ना करके मैं डब्बे में पानी लूँ और फिर ब्रश करूँ या फिर शेविंग करूँ। अगर आप नल चला के ब्रश करते हो तो आप जितनी देर में ब्रश करोगे उतनी देर में काफ़ी लीटर पानी बह जाएगा, और अगर आप वैसे डब्बे में लेके पानी को फिर ब्रश या दाढ़ी बनाते हैं तब वहाँ पर 1-1.5-2 लीटर में आपका सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे बचत हो सकती है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर पानी की बचत हो सकती है। और भी पानी की बचत करने के लिए हम 5R सिद्धांत का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5R सिद्धांत क्या होता है, इसमें देखिए अलग अलग वर्ड हैं हमारे पास। सबसे पहला है कम उपयोग या फिर रिड्यूस। देखिए जितने भी वर्ड्स हम पढ़ेंगे वो R से स्टार्ट होंगे, इसलिए इसको कहते हैं 5R सिद्धांत। पहला है इसमें हमारे पास कम उपयोग या फिर रिड्यूस, मतलब कम इस्तेमाल करना चाहिए पानी का, जितनी ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल करना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए। दूसरा है पुनः उपयोग या फिर रीयूज़, मतलब दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं नहाया हूँ, उस पानी को आप किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कुछ और काम किया उस पानी किसी पानी, जैसे मान लो आपके घर में आरओ लगा है तो आरओ में जो पानी साफ़ हो रहा है उसके अलावा एक पाइप ऐसा भी होता है जिसमें व्यर्थ पानी आता है, उस पानी को आप पौधों को दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से पानी को पुनः उपयोग करना चाहिए। तीसरा है रिसाइकिल या फिर पुनः चक्रण, मतलब कुछ भी तरीका लगा के, जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वहाँ पर पानी को, जो गंदा पानी है उसको साफ़ सुथरा करके फिर से साफ़ किया जाता है, तो इस तरह से उसको रिसाइकिल करना चाहिए। चौथा आर है हमें हमारे पास पुनः प्राप्त करना या फिर रिकवर। और नेक्स्ट है हमारे पास और लास्ट है उपयोग ना करें या फिर रिफ्यूज़। तो ये पांचों आर जो हैं ये हमें पानी की मदद करने में या पानी की बचत करने में हमारी मदद कर सकते हैं। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रिकवर और रिफ्यूज़, ये हमारा 5R सिद्धांत है जिससे हम पानी की बचत कर सकते हैं। और इस चित्र में आपको एक जो जल शुद्धिकरण का जो पूरा एक सिस्टम लगा होता है या फिर एक पूरा प्लांट होता है उसके बारे में थोड़ा सा दिखाया गया है, जिसके अंदर पानी की सफाई या फिर पानी को साफ और क्या बोलते हैं सूक्ष्म जीवों से मुक्त किया जाता है। ये एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का चित्र है आपके पास। यहाँ पर यह हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के लिंक में जो छठी, सातवीं, आठवीं क्लास के जो फुल चैप्टर्स हमने पढ़ाए हैं हिंदी मीडियम में उसकी प्लेलिस्ट है, और साथ में एनएमएमएस एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं उनको सोल्व करके भी एक मैंने यहाँ पर 5 वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो उसको भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।